हमने लाखों कुर्बानियां दे दी हैं सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के नाम पे। कश्मीर बहुत बड़ा मुद्दा है, सिर्फ कश्मीर नहीं है जिसकी वजह से हम लोग लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। कश्मीर और कभी कभी जब आपसे इतनी बड़ी भूल होती है तो उसका खामियाजा जनरेशंस को भुगतना पड़ता है। युद्ध भी हमने 3-4 लड़ लिए पाकिस्तान से, लेकिन अभी तक ये समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। हालांकि क्योंकि पाकिस्तान क्या करता है कि पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अपने देश के लोगों का ही माइंड वॉश करता है। आंगन में सांप पालेंगे तो सांप को जरूरी नहीं है कि केवल आपके पड़ोसी को ही डसे, वो आपको भी डसेगा। भारत के मुसलमान विद्रोह करेंगे कि धार्मिक, रेशियल या लिंग्विस्टिक या रीजनल, ये सब आधार पर आज नकल भारत का बंटवारा होगा। जिसको लगता है कि शायद हिंदुस्तान भी आज नकल विघटन होगा, उस समय हम कश्मीर इनसे ले लेंगे। और न्यूक्लियर ऑप्शन को अगर इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान का जो रवैया है कुत्ते की पूंछ वो है, और हमको नहीं लगता है कि उसकी राजनीतिक कि सारे आतंकवाद, सारा ये झगड़े का फसाद का जड़ अगर इस पे समझौता हो तो पूरी दुनिया में आज सिर्फ और सिर्फ एक ही बात की चर्चा हो रही है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हमने जो किया उसकी, और दूसरी चर्चा हो रही है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की। तमाम देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनकी भी नज़र भारत और पाकिस्तान के इसी मुद्दे पर फिलहाल है। बात यह है कि कश्मीर का मुद्दा आज का नहीं है। 1947 से हम विगत 78 वर्षों से कश्मीर के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। लाखों लोगों की कुर्बानियां हो गई हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों देश के लोग इसमें हताहत हुए हैं। कई लड़ाइयां भी हमने जो है पाकिस्तान से लड़ ली हैं। बावजूद इसके आज भी कश्मीर और पीओके का जो समस्या है वो आज तक समाधान नहीं हो पाया है। क्या आगे भी यही होता रहेगा? हम पानी बंद कर देंगे, वे इसे युद्ध मानेंगे, फिर हम ऑपरेशन सिंदूर करेंगे, हमारे लोग मरेंगे। कई आतंकवादी हमले इस दौरान हम लोगों ने 78 वर्षों में देखे हैं। आखिर इस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन कब निकलेगा, और इस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन है क्या? इसी चीज़ को समझने के लिए हम आज फिर से हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल चंदन वत्स जी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, अब तक हमने लाखों कुर्बानियां दे दी हैं सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के नाम पे। आतंकवादी घटनाएं भी बहुत सारी हुई, सैकड़ों हो गई हैं। युद्ध भी हमने 3-4 लड़ लिए पाकिस्तान से, लेकिन अभी तक ये समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बार कहा है कि पाकिस्तान को अगर बात करना है तो उसके पहले पीओके को छोड़ना पड़ेगा। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उनको छोड़ के वापस इंटरनेशनल बॉर्डर के पीछे उनको जाना पड़ेगा। तो क्या लगता है, इसका समस्या का समाधान निकलेगा कुछ? और निकलेगा तो समस्या का समाधान क्या है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस मुद्दे पर प्रकाश डालने के लिए हमको इनवाइट किया, और साथ ही आपके सभी श्रोतागणों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, आपने जो प्रश्न उठाया है कि क्या इस समस्या का समाधान है, आपने एक शब्द और बोला कि सिर्फ कश्मीर के लिए। नहीं, सिर्फ कश्मीर नहीं है। कश्मीर बहुत बड़ा मुद्दा है, सिर्फ कश्मीर नहीं है जिसकी वजह से हम लोग लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। कश्मीर एक आइडिया ऑफ इंडिया का परिचायक है। कश्मीर इस बात का द्योतक है कि क्या भारत एक सेकुलर राष्ट्र के रूप में सरवाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसलिए सिर्फ कश्मीर नहीं है, कश्मीर बहुत बड़ा मुद्दा है। अब रही बात कि इसका समस्या का समाधान क्या है, ये सच है कि 1947 में जब हम लोगों ने आज़ादी हासिल की और 1948 में जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वगैरह साइन होने के बाद पाकिस्तानी कबायलियों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, और आक्रमण के बाद हम लोगों ने उनको खदेड़ा भी, लेकिन खदेड़ने के क्रम में हम लोग आधे अधूरी कार्रवाई करके रुक गए। यूएन में चले गए। जहाँ पे गलती हम लोगों से वहीं पे पहले उनको पूर्ण रूप से एविक्ट निकालने के बाद ही हमें यूएन जाना चाहिए, जो हम नहीं जा सके। तो हमसे एक गलती हुई, और कभी कभी जब आपसे इतनी बड़ी भूल होती है तो उसका खामियाजा जनरेशंस को भुगतना पड़ता है।
लेकिन खैर अब वो भूल तो हो चुकी है, उस भूल को तो हम सुधार नहीं सकते हैं। तो आज समस्या का क्या समाधान है? दिस इज द मेजर क्वेश्चन कि क्या कश्मीर ऐसे ही रहेगा या कश्मीर का समस्या का समाधान है। देखिए 5 लड़ाइयाँ, फुल फ्लेजेड लड़ाइयाँ हम लोगों ने लड़ी हैं। 1948 की लड़ाई लड़े, 65 की लड़ी, 71 की लड़ी, 89 में भी लड़े और अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी वही 99 में भी लड़े और फिर अभी हम लोग 2025 में ऑपरेशन सिंदूर भी लड़े। तो 5 तो लड़ाइयाँ लड़ी। इसके अलावा अनगिनत आतंकवादी गतिविधियों का शिकार हम होते रहे, अनगिनत, जिसमें हमारे सैकड़ों हजारों लोग मारे गए, सैकड़ों हजारों सैनिक हमारे मारे गए, आम नागरिक मारे गए और हजारों लाखों करोड़ की दौलत या जिसको कहें आप इकोनॉमिक रूप से हम पीछे भी होते गए। इसकी वजह से जो आतंकवादी गतिविधियों की वजह से हमें अपनी रहने सहने, अपनी रिवायतों में भी काफ़ी बदलाव लाना पड़ा। हर जगह, हर रेस्टोरेंट, होटल, जहाँ भी जाए सिक्योरिटी, CCTV, सारी चीज़ें इसी की देन है। लाखों करोड़ रुपए हमारे इस पे खर्च होते हैं हर साल। 12-14 बिलियन डॉलर का तो खर्च हमारा हर साल इसकी वजह से बढ़ गया। ये तो हमारा है। इसी प्रकार से पाकिस्तान का भी खर्च होता है। पाकिस्तान का कुछ और कारणों से खर्च होता है, क्योंकि पाकिस्तान क्या करता है कि पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अपने देश के लोगों का ही माइंड वॉश करता है, ब्रेन वॉश करता है। तो वहाँ भी आतंकवादी उसी की कार्रवाई हमारे देश से भी लोगों को ले जाता है माइंड वॉश करने तो उसमें कुछ तो हमारे इधर, जैसे एक बार हिलरी क्लिंटन ने कहा था उनको कि भाई अगर आप अपने आंगन में सांप पालेंगे तो सांप को जरूरी नहीं है कि केवल आपके पड़ोसी को ही डसे, वो आपको भी डसेगा और उसी का भुगतान उनको भी करना पड़ता है। लेकिन फिर भी वो चलता ही चला आ रहा है। तो समस्या का समाधान क्या है? राजनीति एक चीज़ है, लेकिन राजनीति से तरह भी, जैसे आपने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि पाकिस्तान से अगर बात होगी तो केवल 2 मुद्दों पे बात होगी। एक टेररिज्म के ऊपर, बिल्कुल सही कहा, टेररिज्म के ऊपर कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। ये तो सच्चाई बात, सच बात है और इस पर तो रहना चाहिए। और दूसरा POK के ऊपर कि POK हमें वापस लेना है। देखिए राजनीति अपनी जगह पर है, वास्तविकता अपनी जगह पर है, यथार्थ अपनी जगह पर है। आज ये बताया, आज की तारीख में दोनों ही कंट्री न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन है। क्या पाकिस्तान हमसे हमारा कश्मीर ले सकता है बलपूर्वक? असंभव है। असंभव क्यों है? क्योंकि हमारी सेना उससे कई गुना मजबूत है, हमारी इकोनॉमी उससे कई गुना मजबूत है, प्लस हम भी न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन है। वो ले नहीं सकता है, तब तक नहीं ले सकता है जब तक भारत का विघटन न हो जाए, भारत टुकड़ों टुकड़ों में बट न जाए। शायद पाकिस्तान इसी आस में है कि कश्मीर को हम जीवित तब तक रखें जब तक भारत भाषाई आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर, रेशियल आधार पे, किसी भी तरह से रिलीजियस आधार पे। उसकी एक मंशा, तो सबसे बड़ी मंशा उसकी यही है कि भारत के मुसलमान विद्रोह करेंगे, हमारे साथ आएंगे। हम कह रहे हैं कि धार्मिक, रेशियल या लिंग्विस्टिक या रीजनल, ये सब आधार पर आज न कल भारत का बंटवारा होगा। जैसे उनका बंटवारा हुआ, उनके पास तो कम ही भाषाएं थी, 2 ही भाषा थी, एक उर्दू और एक बंगाली। वो दोनों साथ नहीं रह सके और बांग्लादेश का निर्माण हो, तो उनको लगता है कि शायद हिंदुस्तान भी आज न कल विघटन होगा, उस समय हम कश्मीर इनसे ले लेंगे। लेकिन ऐसा होना है नहीं, न होगा कभी, क्योंकि भारत एक एंटिटी, एक आइडिया के रूप में बहुत पहले से, और शायद हमारे फोर फादर्स ने इसी वजह से सेकुलर कंट्री के रूप में हमारे स्थापना रखी, नींव रखी। पाकिस्तान का, उसके यहाँ भी इस तरह की कभी बलूचिस्तान की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। अब आप सोचेंगे, अगर जैसे हम बलूचिस्तान की बात बाद में करेंगे, अगर हम सोचें जैसे पाकिस्तान के लिए असंभव है कि हमारे हिस्से का कश्मीर छीन के ले पाना, वैसे ही हम अगर सोचें कि हम पाकिस्तान से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर छीन के ले लेंगे, लड़ाई लड़के ले लेंगे, तो क्या ये संभव आपको दिखता है? क्योंकि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन है, उसके पास भी जिस समय उस तरह की परिणति दिखेगी पाकिस्तानी शासकों को, तो हो सकता है वो भी न्यूक्लियर ऑप्शन को एक्सरसाइज करें, उसको रोकने के लिए, उस संभावना को नकारने के लिए। और न्यूक्लियर ऑप्शन को अगर इस्तेमाल करते हैं तो उससे होने वाली भयावह क्षति का अंदाजा आप कर सकते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी को आज तक पूरी दुनिया देख रही है और जापान के लोग आज भी उसके दंश को भुगत रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या आप उस तरह का रिस्क लेंगे POK वापस लेने के लिए? लेंगे आप? स्पष्ट तौर पर आंसर है नहीं।
स्पष्ट तौर पर आंसर है नहीं। तो यथार्थ कहता है कि हम पाकिस्तान से उसके हिस्से वाला कश्मीर बलपूर्वक नहीं ले सकता है, न वो हमसे हमारे हिस्से वाला कश्मीर ले सकता। तो फिर बचता क्या है रास्ता? दोनों के बीच में रास्ता क्या बचता है, ये आप ही बताएं। एक ही रास्ता बचता है कि जो आज की तारीख में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको हम इंटरनेशनल बाउंड्री का रूप दे दें और उसको हम कहें कि भाई जो आपके हिस्से की कश्मीर है आप रखें, जो हमारे हिस्से का कश्मीर है हम रखें। दूसरा एक रास्ता है मेरे नज़र में, बताएं आप। पाकिस्तान खुद ब खुद इंटरनेशनल बॉर्डर पे चला जाए, पीओके को इंडिया को दे दे। क्यों देगा? वही तो सवाल है। अगर उसको देना ही होता तो 78 साल से 5 लड़ाइयाँ और इतनी आतंकवादी गतिविधियाँ वो नहीं करता। अभी आपने सुना कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल मुनीर ने क्या कहा कि कश्मीर इज पाकिस्तान जुगुलर वेन, मतलब पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस का एक बहुत बड़ा कारण है कश्मीर। जुगुलर वेन, जुगुलर वेन का मतलब होता है उसके बगैर हमारे कंट्री का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो अभी आपने सुना उसको, अभी आज से कितना 22 तारीख को पहलगाम अटैक हुआ है। पहलगाम अटैक से शायद 4-5 दिन पहले उसने स्टेटमेंट दिया कहीं एड्रेस करते समय किसी गैदरिंग को। तो क्या आप जो कंट्री का सेनाध्यक्ष इस तरह की बातें करता है तो आप उससे ले लेंगे और उससे सोचते हैं कि वो आपको स्वेच्छा से दे देगा? नहीं देगा। तो फिर इस तरह की आशा भी रखना हमारे लिए हमको लगता है कि उचित नहीं है हम लोगों के लिए। तो फिर उचित है क्या? हम लोगों के लिए उचित इतना ही है और हमको चाहिए कि स्टेट्समैन और नेता में यही फर्क होता है। हमारे मोदी जी को हम नेता नहीं मानते हैं, हम मानते हैं वो स्टेट्समैन है, विजनरी है, वो भविष्य दृष्टा है, दूर की चीज़ें देखते हैं। उनको भी चाहिए कि राजनीति से ऊपर उठकर और इसका समाधान निकालें। क्या निकाल सकते हैं? मैं आपको 2-4 बातें बताऊंगा। पहला तो मेरा अपना जो मानना है, मेरा अपना मानना है व्यक्तिगत तौर पर एक नागरिक की हैसियत से, कि क्या हमको जो विरासत में मिला एक विद्वेष, एक संघर्षपूर्ण माहौल, क्या हम अपनी आने वाली जनरेशन को भी इसी तरह का माहौल देके जाएं या नहीं? आने वाली पीढ़ी को हम कैसा भारत देके जाना चाहते हैं? शांतिपूर्ण, सहिष्णुतापूर्ण और प्रोग्रेसिव भारत, या आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त भारत, एक दूसरे से झगड़े में संलिप्त भारत? कैसा भारत देखे जाना चाहते हैं? पहला ऑप्शन। तो क्या रास्ता है कश्मीर समस्या का समाधान? अब अगर समस्या जब भी है तभी उसका समाधान है। अगर समस्या नहीं होती या जिस किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो वो समस्या कहलाता ही नहीं है। समस्या किसी को आप तभी कहते हैं जब उसके अंदर समाधान निहित होता है। तो इसका समाधान क्या है? सबसे पहले जो हम नहीं ले सकते उसको हमें भूल जाना चाहिए। जो पाकिस्तान नहीं ले सकता उसको उसे भूल जाना चाहिए। तो फिर आप कहेंगे तो 78 साल से किस लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे थे जब यही करना था? आज भी उनके पास उनका हिस्सा है, मेरे पास मेरा हिस्सा है, तो किस लिए लड़ाई लड़ रहे थे इनके साथ? तो इसका क्या, इससे आगे बढ़ के हम लोगों को दोनों हिस्से, जैसे एक मेरा अपना सोच है कि हम इंटरनेशनल बाउंड्री बना दें, इंटरनेशनल बाउंड्री ओपन रखें। जैसे भारत और नेपाल के बीच की सीमा है, ना हमें पासपोर्ट की ज़रूरत है, ना हमें वीज़ा की ज़रूरत है नेपाल जाने के लिए। उसी तरह का दोनों कश्मीर के बीच में वो कश्मीर उनके हिस्से का रहेगा जिसकी पूरी की पूरी सॉवरेंटी पाकिस्तान की होगी, इस कश्मीर का हिस्सा हमारे पास रहेगा जिसकी पूरी सॉवरेंटी हमारे पास होगी। और उस कश्मीर के बीच में, दोनों कश्मीर के बीच आने जाने के लिए किसी भी तरह का वीज़ा या पासपोर्ट की ज़रूरत न तो कश्मीरियों को होगी और न भारत के टूरिस्ट अगर कोई जाना चाहते हैं। ये तो तब हो सकता है ना सर जब पाकिस्तान इस बात की पूरी गारंटी दे कि अब कोई भी आतंकवादी हम अपने घर में नहीं हम पालेंगे। तो वही कह रहे हैं कि ये तो समझौते की बात है ना। जब समझौता होगा तो स्वाभाविक है ये सब जो आतंकवाद नहीं करेंगे, एक दूसरे के को अस्थिर करने की कोशिश नहीं करेंगे, ये सब तो उसका हिस्सा ही होगा ना। ये तो उसी का हिस्सा होगा जब आप समझौते पर पहुंचेंगे, इस व्यापक समझौते पे, तो ये उसका हिस्सा होगा। इसके बगैर तो नहीं हो सकता ना। वो कैसे करेंगे फिर आप? और फिर उसमें कि जब इंटरनेशनल बॉर्डर विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, कि हिंदुस्तान से जो टूरिस्ट जाते हैं वो चाहे तो इंडिया वाले भाग के कश्मीर में जाना चाहें, पाकिस्तान वाले भाग के कश्मीर में जाना चाहें, तो वहाँ पे उनके लिए भी कोई पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं हो। और साथ ही पाकिस्तान से जो टूरिस्ट आते हैं जो अपने कश्मीर में जाएंगे, और साथ ही इंडिया के कश्मीर में, इंडिया जो हमारे पास जो कश्मीर है उसके उसमें आना चाहे, तो उन्हें भी कोई पासपोर्ट वीज़ा की आवश्यकता ना हो। और जब उस कश्मीर की सीमा को लांघ के जब वो शेष भारत में आना चाहे या हमारे
नागरिक जब उनके कश्मीर के सीमा को लांघ कर पाकिस्तान में जाना चाहे तो वहाँ पासपोर्ट और वीज़ा की अनुमति के बगैर नहीं जा सके। जो इंटरनेशनल चेक पोस्ट वगैरह की स्थापना हो जिसको बैन किया जाए और उसके बगैर ना जा सके। दोनों सॉवरेन हो, अपने अपने हिस्से के मालिक हो, जिसमें अपने, तो इससे क्या है कि एक तरह से कश्मीरियत, जो कश्मीर दोनों एक साथ हो जाएगा। कश्मीर के लोगों को भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम लोग अलग अलग कभी हुए हैं। साथ में पाकिस्तान की भी बहुत हद तक जो है एक कहिए मतलब उनकी इच्छा तो पूरी नहीं होगी। उनकी तो इच्छा है कि वो पूरा हम ले लें, लेकिन पार्शियल, मतलब कहीं ना कहीं समझौते में 2 कदम हमें बढ़ने की ज़रूरत है, 2 कदम उनको भी बढ़ने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ इसका बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट होगा कि सारे आतंकवाद, सारा ये झगड़े का फसाद का जड़, अगर इस पर समझौता हो तो, अन्यथा रास्ता क्या है? आपको पहले ही हमने बताया, क्या पाकिस्तान हमसे छीन सकता है? असंभव। हम छीन सकते हैं? असंभव। अगर छीनेंगे भी तो उसकी कीमत इतनी ज़्यादा होगी कि उस कीमत को देना कोई भी समझदार व्यक्ति या कोई भी भारतवासी या पूरे फॉर दैट मैटर एनीबडी वो लाइक नहीं करेगा, उसको पसंद नहीं करेगा उस कीमत पर लेना पाकिस्तान। या फिर जैसे पाकिस्तान इंतजार करता है कि हमारा विखंडन हो, हम टुकड़े टुकड़े में भाषाई आधार पर, धार्मिक आधार पर इस पर बढ़ती जाए, वैसे ही हम भी सोचते रहे कि किस दिन पाकिस्तान सिंधी के प्रांत के नाम पर, बलूचिस्तान के नाम पे, खैबर पख्तूनख्वा के नाम पे ये बढ़ता जाए और वो टूटता जाए, और जिस दिन वो टूट फूट के इतना कमज़ोर बन जाए कि उसके बाद हम जब चाहें तो उसके हिस्से को ले लें, या वो जब चाहे तो हमारे हिस्से को, तो उसके लिए तो इंतज़ार करते रहे अनिश्चित काल तक कि वो घटना कब घटेगी। हमारे पास रास्ता तो यही है। इसके अलावा और कोई सोल्यूशन किसी भी व्यक्ति के पास है तो बताए कि हाँ मेरे पास ये सोल्यूशन है। बोलना एक बात है कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ले लेंगे, वो अनफिनिश्ड एजेंडा है। कैसे है अनफिनिश्ड एजेंडा? आपके पास में दूसरा रास्ता है एज पर यूएनओ को कहना है कि डिमिलिटराइज कर दें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को। ये 1948 के प्रस्ताव के मुताबिक कि उसको डिमिलिटराइज कर दें, वहाँ से सेनाएं हटा ली जाएँ और उसके बाद दोनों कश्मीर को मिला के वहाँ पे जनमत संग्रह कराया जाए। अब आप बताएं हमें आज की तारीख में, या फॉर दैट मैटर किसी भी तारीख में, अगर आप कश्मीर में जनमत संग्रह कराएंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? आप खुद बताएं क्या होगा नतीजा? नतीजा सिंपल होगा कि वो सेसेशन, अलगाववाद, जैसे 47 में, 46 में जैसे हुआ था कि रेफरेंडम हुआ कि होमलैंड फॉर पाकिस्तान के नाम पर जब रेफरेंडम हुआ तो 99% मुसलमानों ने वोट दिया कि होमलैंड ऑफ पाकिस्तान चाहिए, है ना? आज भी वही होगा। फॉर दैट मैटर छोड़िए उसको, किसी भी प्रांत के लोगों को आज पंजाब में अगर आप ये अथॉरिटी दे दें लोगों को कि आप भारत में रहना चाहते हैं या अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं, क्या अंजाम होगा? आपने देखा है पंजाब में भी बहुत बड़ा आतंकवाद हम लोगों ने झेला है, तो उसका क्या अंजाम होगा? आप बताएं। अंजाम वही होगा। और सिमिलरली अगर आप देखिए, सच्चाई की बात ये है, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, राजनीति से हट के एक सामान्य नागरिक की हैसियत से बोल रहा हूँ कि अगर आप अधिकार देंगे कि आप भारत में रहना चाहते हैं, स्वतंत्र देश बनना चाहते हैं, तो हो सकता है भारत के और भी बहुत सारे हिस्से, नॉर्थ ईस्ट से लेकर बहुत सारे हिस्से आपसे अलग हो जाए। तो क्या हम वो दे सकते हैं? यही नहीं, हम तो छोड़िए, हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। आप अमेरिका चले जाएं, अमेरिका में अगर ब्लैक्स को आप अधिकार दें, हिस्पैनिक्स को अधिकार दें कि भाई आपको वोटिंग राइट के जरिए आप चाहें तो अमेरिका से अलग होकर अपना राष्ट्र अलग बना सकते हैं, सब बना लगे, वहाँ भी यही होगा परिणति, अंजाम वहाँ भी यही होगा। आप फ्रांस में भी आज विभिन्न धर्मों के लोग रहने लग गए हैं, जो माइनॉरिटी है वहाँ, उसको भी अगर अधिकार दें आज, वहाँ भी यही होगा। तो कभी भी राष्ट्र का निर्माण या राष्ट्र की संरचना या राष्ट्र की अवधारणा को वोटिंग से नहीं जांचा जा सकता है। राष्ट्र हम लोगों के लिए एक परिकल्पना है, एक आइडिया है, उस आइडिया को हम वोट के आधार पर बांट नहीं सकते। तो इसलिए वोटिंग तो हम कर नहीं सकते, किसी भी हालत में नहीं करेंगे, स्वीकार्य ही नहीं होगा कभी भी। जब वोटिंग भी नहीं करेंगे तो इसका क्या मतलब है कि जनमत संग्रह के मार्फत हम देश का निर्माण या देश का बंटवारा नहीं होने देंगे। तो फिर कौन सा रास्ता है बचता है? यही रास्ता बचता है, और हम एक दूसरे से छीन भी नहीं सकते। तो उसी में समझौता करना पड़ेगा, और समझौता करके जितनी जल्दी हो सके इसका निर्धारण करके। लोग कहते हैं कि जी अमेरिका क्यों इंटरवीन कर रहा है? ठीक है ना, अगर हम दोनों आज 78 साल से नहीं कर पाए हैं
तो हम दोनों को चाहिए कि विश्व के चुने गिने चुने राष्ट्रों पे, जिससे हम समझते हैं कि जिसके ऊपर हमारा विश्वास है, उनको बिठा के एक रास्ता निकाल लें, जिस रास्ते पर आगे बढ़ें। और हमको नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन है। एक बार प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ जब वहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते थे और थल सेना अध्यक्ष थे, तो उन्होंने भी एक बड़ी स्पष्ट सी बात कही थी। इसलिए हम, भले उन्होंने कारगिल वॉर किया हिंदुस्तान के खिलाफ, हमारे बहुत सारे सैनिक 700-800 जवान मारे गए थे, उसमें अफसर्स मारे गए, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत भी हमारे अंदर किसी भी पाकिस्तानी सैनिक अधिकारी के प्रति कुछ श्रद्धा है तो वो उसी व्यक्ति के प्रति है, क्योंकि बड़ा क्लैरिटी था थॉट में। वो भी यही कहता था कि भारत के लिए जो चीज़ अनएक्सेप्टेबल है उसको छोड़ दें, जो पाकिस्तान के लिए अनएक्सेप्टेबल है उसको छोड़ दें, उसको भी बातचीत में लाए ही नहीं। हम लोग केवल बातचीत उन्हीं मुद्दों पर करें जिसपे हमारे बीच में एकता स्थापित हो सकती है। तो क्या था अनएक्सेप्टेबल हमारे लिए? कश्मीर छोड़ना, उसके लिए भी कश्मीर छोड़ना अनएक्सेप्टेबल, तो उस बात को ही खत्म करें। फिर बचता क्या है? बचता तो यही है कि जो मेरे पास है मेरे पास है, जो उनके पास है उनके पास। चलिए, सर ने अपनी राय जो है दी है इस मुद्दे पे, इस समस्या के समाधान पे। ये इनकी अपनी राय है, इसको देश से, राज्य से या किसी और के राय से नहीं जोड़ा जाए। ये इनके नज़रिए में समस्या का एक समाधान है और कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही बेहतरीन समाधान हो सकता है। और हमको लगता है कि इस पे सोचने और विचारने का वक्त भी यही है। इस पे ज़रूर सोचा विचारा जाए। और एक गाना हमको याद आ रहा है इस मौके पे, 2 कदम तुम भी चलो 2 कदम हम भी चलें, मंजिलें फिर प्यार की आएगी चलते चलते। तो मंजिलें प्यार की चलते चलते आएंगी, 2 कदम हम भी बढ़ेंगे, 2 कदम वो भी बढ़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान का जो रवैया है कुत्ते की पूँछ वो है, और हमको नहीं लगता है कि उसकी राजनीतिक जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें इतना दम है कि वो इस तरीके की बात सोच भी सके, क्योंकि उनका काम तो आतंकवादी पैदा करना है, आतंकवादी बनाना है, उनको पनाह देना है और आतंकिस्तान कहलाना ही उनका जो है राष्ट्र धर्म अब बन गया है। बात देखते हैं इस समस्या का क्या समाधान हमारी सरकार निकालती है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।